बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 20 जनवरी का आगाज हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला लिया। अब से चंद घंटे पहले शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दौरा हुआ है नई दिल्ली का, और आप इस दौरे को इंडिया की तारीख में किसी भी सरबराहे मुमलिकत या सरबराहे हुकूमत का मुख्तसर तरीन दौरा करार दे सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे का क़याम किया शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने, और जो मुआहदे हुए हैं अब उनकी तफसीलात सामने आ रही हैं, और उन तफसीलात को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहजादों की जंग अब एक नया मोड़ ले रही है। अरब दुनिया का हुक्मरान कौन होगा, किसकी इजारादारी होगी, ये जहन में रखिएगा कि जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यमन की बंदरगाह मुकल्ला पर हुआ, जहाँ पर सऊदी तैयारों ने एक यूएई की शिपमेंट को ये कहकर निशाना बनाया कि ये यमन में उन ग्रोहों, खसूसन जो साउथ ट्रांजिशन काउंसिल है, उनको असलहा फराहम कर रही है जो यमन में सऊदी अरब के मफादात को जद पहुंचा रहे हैं। तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। अब उसके असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। सवाल यह है कि बिलाखिर बाबुल मंदब का कंट्रोल किसके पास होगा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और मोहम्मद बिन सलमान के जो लार्जर डिज़ाइंस हैं इस रीजन के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, उनकी राह में यूएई किस तरीके से रुकावट बन सकता है। और अब ये जो नया चेस बोर्ड, रीजनल चेस बोर्ड खुला है, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या कुछ है। एक तो मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा जो इस वक्त इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में तो सिर्फ इसको एक यूं समझें कि अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया का फोकस इस वक्त जुनैद सफदर की शादी और उसके आफ्टर शॉक्स है। लेकिन जो हमारा रीजन है, इसमें जो कुछ हो रहा है, इसके बड़े दूररस असरात होंगे। और ये जो यमन की सूरत हाल है, फिर सोमालीलैंड का मामला, बाबुल मंदब, और इस तमाम कज़िये में एक बात तो बड़ा उभर कर सामने आई है। पूरी दुनिया में शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात का एहसास नहीं होगा, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉकिंग डेवलपमेंट थी कि सऊदी अरब ने यूएई की शिपमेंट को पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया है। और क्योंकि इससे पहले यही समझा जाता है कि एक जो कमराडरी है या दोस्ती और भाईचारा है अरब दुनिया के दरमियान, खसूसन यूएई और सऊदी अरब के दरमियान, उसके होते हुए इस बात का तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। खैर, इस तमाम मामले को मैं आगे चलकर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि यमन में मामला है क्या, और मोहम्मद बिन सलमान क्यों ये समझते हैं कि यूएई जो पॉलिसी लेकर चल रहा है वो उनकी राह में, उनके विजन 2030 की राह में रुकावट है, वो नियम को फेलियर की तरफ, जो कि मोहम्मद बिन सलमान अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनका ब्रेन चाइल्ड है, जो उनका विजन है सऊदी अरब के हवाले से, उसका फेलियर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी जो फ्यूचर है एज द मोनार्क या किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके ऊपर उसको गहना देगा। जिस किस्म के अज़ाइम वो लेकर चले हैं, और ये हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और पूरे अरब दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। पहले ज़रा तफसीलात देख लेते हैं कि ये मुआहदा हुआ क्या है और इंडियन मीडिया इसको पोर्ट्रे कैसे कर रहा है, और फिर हम इस लार्जर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद देखने में, कहने में, और इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आती हैं उसमें उनके दरमियान बहुत बेहतरीन किस्म का भाईचारा मौजूद है, और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान अपेरेंटली कोई मसला नहीं। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बसने वाले लोग ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि यूएई और सऊदी अरब क्या दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तफसीलात जो अब तक सामने आ रही हैं, एक तो वो नॉर्मल सी रिपोर्टिंग है जो की जा रही है, thewire.in ने जो इसकी, moneycontrol.com, और फिर द इकोनॉमिक टाइम्स जो इंडियन मीडिया है उसने इसकी जो तफसीलात सामने रखी हैं। कुछ चीज़ें उसमें से अहम तरीन मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स है वो लिखता है कि इंडिया एंड यूएई मूव अहेड ऑन स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, और स्पेसिफिकली इसमें ये डिस्कस करते हैं कि ये एक काउंटर मेजर के तौर पर लिया जा रहा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ना सिर्फ ये दिफाई मुआहदा हुआ, बल्कि उस दिफाई मुआहदे में ये भी लिखा गया कि दोनों ममालिक में से किसी भी मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, और जंग की सूरत में
दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगरचे ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में मौजूद है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ जाती है, तो जिस किस्म के सऊदी अरब के रियाद के ताल्लुकात हैं नई दिल्ली के साथ, जो उनके इस वक्त इंटरडिपेंडेंस है, मुआशी इंटरडिपेंडेंस, क्या उसकी मौजूदगी में सऊदी अरब इस ऐसी किसी जंग या कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ देगा या एक खामोश तमाशाई के तौर पर एक्ट करेगा? और बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि सऊदी अरब अपना भरपूर किरदार अदा करेगा कि ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पर उसको इस हवाले से फैसला करना पड़े। लिहाजा ये एक बफर के तौर पर भी देखा जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सऊदी अरब एक बफर के तौर पर मौजूद होगा और जो सिचुएशन मई 2025 में हुई शायद वो नहीं होगी। लेकिन अब जो मुआहदा हुआ है यूएई और इंडिया के दरमियान, अगरचे आप इसको पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का मुआहदा नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक लेटर ऑफ इंटेंट है जिस पर दस्तखत किए गए हैं, जो फ्यूचर में चल के एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में तब्दील होगा। और साथ ही ये लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ है कि अगले 6 सालों में यूएई और इंडिया अपनी तजारती हुजूम को डबल कर लेंगे। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़कर 200 अरब डॉलर पर चला जाएगा। यानी पाकिस्तान और यूएई, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हमारे हिस्टोरिकली बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी जो डिफेंस, जो हमारी कोऑपरेशन है, जो तजारत है, हमारी बायलैटरल ट्रेड है, वो कहाँ खड़ी है। और इंडिया और यूएई जो शायद हिस्टोरिकली कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन 4-5 साल में या 2017 ऑनवर्ड, जिसमें मोहम्मद बिन जो जैद हैं उनको देखा गया, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो जो विक्ट्री परेड होती है वहाँ पर और जो रिपब्लिक डे के इवेंट्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हुए एज चीफ गेस्ट अटेंड करते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ से लेके आज तक की 8 साल की जर्नी, जिसमें 7 दौरे नरेंद्र मोदी जो हैं उनके हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, और चौथा विजिट किया गया है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की तरफ से। इस तमाम वक्त में इंडिया और यूएई के दरमियान ताल्लुकात जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 1400 साल के बाद जो सरजमीन जहाँ से बुतों की परस्तिश, बुतों की पूजा जो है वो ख़त्म हो गई थी, सरकारी सरपरस्ती में ये काम नहीं हो सकता था, इंडिया के लिए, भारत के लिए बाकायदा एक लैंड जो है वो एलोकेट किया गया यूएई की तरफ से कि आप यहाँ पर मंदिर बनाएं, और उसको सरकारी सरपरस्ती में वो लैंड दिया गया। तो ताल्लुकात की नौयत जो है यूएई और इंडिया के दरमियान यहाँ पहुँच चुकी है। अब कुछ तफसीलात जो moneycontrol.com ने और thewire.in ने सामने रखे हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूं, जो इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। thewire.in लिखता है कि जो इंडिया की तारीख का इसको शॉर्टेस्ट विजिट कहा जा सकता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट की तरफ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने 3 घंटे से ज़ायद वक्त मंडे 19 जनवरी को नई दिल्ली में गुजारा और लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का इन दोनों मुल्कों के दरमियान। जो ब्रीफ विजिट है उसमें नरेंद्र मोदी पर्सनली गए, उन्होंने रिसीव किया मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को एयरपोर्ट पर। एक ऐसा जेस्चर जिसको फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, डिस्क्राइब किया कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो ये इजहार है बेसिकली एक एक्सट्रीमली वार्म और क्लोज रिलेशनशिप का दोनों लीडर्स के दरमियान ताल्लुक को एक्सप्लेन करता है। दोनों लीडर्स जो हैं वो फिर एक ही गाड़ी पर बैठकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर गए, जहां पर दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुनीद हुई। और रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए विक्रम मिस्री जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो विज़िट है, अगरचे ये सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन ये बहुत ही कार आमद दौरा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसा विज़िट जो महदूद हो सिर्फ और सिर्फ इस मुलाकात तक, इसी मकसद से हो, तो इसको आप वेल क्राफ्टेड, वेल कैलिब्रेटेड, वेल थॉट आउट जो है वो दौरा कह सकते हैं। और इसी वजह से, इसी बुनियाद के ऊपर इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर इसको एक काउंटर मेजर के तौर पर देख रहा है कि ये इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने काउंटर करने की कोशिश की है जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। इन टोटल ये बताते हैं कि 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं और 7 अनाउंसमेंट्स की गई हैं इस दौरे के दौरान, जिसमें डिफेंस, स्पेस,
एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, ये शोबे हैं जिनको एनकम्पस जो है वो किया गया है। बिल्ड एज द टॉप आउटकम जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप लेटर ऑफ इंटेंट है, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि अगर इंडिया ये करार देता है कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात फिर इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर लेगा या फिर उसको इंडिया का हिस्सा करार देते हुए जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है उससे इनहराफ करेगा। तो जाहिर है कि इसके ऑप्टिक्स बहुत ही अहम है अगर आप इसको सफारतकारी के एतबार से देखें। और फिर आगे जो दवाई.in लिखता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो रही हैं, टेंशन मौजूद है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। और गुज़श्ता कुछ हफ्तों में वाज़े तौर पर देखा गया, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में, कि यमन और सूडान के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल दो मुखालिफ समत की अप्रोच लेकर चल रहे हैं। जो टेंशन्स हैं वो नज़र आती हैं यूएई की जो यूएई बैक्ड सदरन ट्रांजिशन काउंसिल है, जब उसने ऑपरेशन लॉन्च किया सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब यमन में, तो उसके बाद रियाद की तरफ से स्ट्राइक्स की गई और ये कहा गया कि जो वेपन शिपमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रही थी, वही तफसील है जो मैं आगाज़ में रख चुका। और साथ ही यूएई के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जो सेपरेटिस्ट एक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है और उससे सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो है उसको ख़तरा लाहक हो रहा है। इस एलिगेशन को अगरचे यूएई ने डिनाई किया, लेकिन इस डेवलपमेंट के फ़ौरन बाद हमने देखा कि यूएई ने अपने जो बाकी बचे हुए फ़ौजी थे यमन में, उनका वहाँ से इनखला जो है उसका ऐलान करते हुए उस पर अमल दरामद भी कर दिया। फिर आगे दवाई.in लिखता है कि जो इस वक्त सारी सिचुएशन डेवलप हुई है गल्फ़ में, और एक लास्ट सितंबर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद ये सवालात पैदा हो गए थे नई दिल्ली में कि ये क्या टाइमिंग जो है ख़ास तौर पर जो जिस मौके पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हो रहा है, इसके ऊपर दवाई.in कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद इस मुआहदे का होना इंडिया के लिए जो है वो एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक था। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद जो ये इसमें क्लॉज थी ख़ास तौर पर कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एग्रेशन अगर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होता है, खा वो किसी भी मुल्क की तरफ से हो, वो पाकिस्तान अपने ख़िलाफ़ एग्रेशन तसव्वुर करेगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन होता है, पाकिस्तान पर हमला होता है, तो फिर सऊदी अरब भी उसको खुद पर हमला तसव्वुर करेगा। तो इसके ऊपर ये कहते हैं कि जो एनालिस्ट हैं इस वक्त वो ख़ास तौर पर जो मिलिट्री सपोर्ट जो है उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि जो फराहम की जाएगी पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का कैश फ्लो है वो बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तक जो है वो ईंधन की, क्रूड ऑयल की रसाई पाकिस्तान तक, और बदले में जो सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी। ये वो सारी डायनामिक्स हैं जिससे एक अनईज था, एक परेशानी थी नई दिल्ली में, और अब उसका कहीं ना कहीं सद्देबाब उनके मुताबिक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस कोऑपरेशन जो किसी भी एक ऐसे मुल्क के साथ जो गल्फ़ में किसी टेंशन में मुलव्वस हो, इसके हवाले से कुछ स्केप्टिसिज्म भी क्योंकि इसका इजहार किया जा रहा था। तो विक्रम मिस्री से कुछ रिपोर्टर्स ने जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये सवाल किया कि क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अब इंडिया जो है वो बराह रास्त खलीजी ममालिक के दरमियान जो बढ़ती हुई टेंशन्स हैं उसका हिस्सा बनने जा रहा है, उसमें एक प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। तो उसके ऊपर विक्रम मिस्री ने कहा कि जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसका ताल्लुक रीजनल डिस्प्यूट्स के साथ नहीं है। डिप्लोमेटिकली हमेशा यही पोजीशन ली जाती है, कोई भी मुल्क ऐसे नहीं कहता कि हम इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, लेकिन लामहला जब आपके एक म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो जाता है और फिर उसको जो है वो उसका ढोल भी इसी तरीके से पीटा जा रहा हो कि ये फ़लाँ मुल्क या फ़लाँ मुआहदों की तर्ज पर होगा, क्योंकि अब एक सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदे के बाद तुर्की ने भी इजहार किया है इस ख्वाहिश का कि एक ट्राइलेटरल अब एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जाए। और बहुत सारे लोग इसको नेटो के साथ या नेटो इत्तेहाद के साथ इस वजह से जोड़ रहे हैं कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है
वो ये कहता है कि किसी एक नेटो रुकन मुल्क के ऊपर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर होगा और फिर तमाम ममालिक की अफवाज मिलकर नेटो अफवाज उस मुल्क की टेरिटरी का दिफा करेंगी। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ और अगर अब तुर्की भी उसमें शामिल होने जा रहा है तो फिर इसको कह सकते हैं कि एक उतने बड़े स्केल का तो नहीं लेकिन उस तर्ज के ऊपर एक रीजनल मुआहदा जो है जिसमें दीगर पार्टनर्स भी शरीक हो सकते हैं वो सामने आ रहा है। फिर जाहिर है कि इसकी मुख्तलिफ तफसीलात सामने रखी गई हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें काउंटर टेररिज्म की बात भी की गई है और उसमें वो पोजीशन जो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ली जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने यहाँ पर वो पोजीशन ली है कि जिसमें अगरचे नाम नहीं लिया गया पाकिस्तान का लेकिन बाकायदा जिसे कहते हैं कि पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान उसको किया गया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया की जो जॉइंट स्टेटमेंट है, जो मुश्तरका बयान है, उसमें ये चीज़ मौजूद है। 200 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। फिर LNG का मुआहदा है और दीगर जो है वो इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा ही एक सूरत हाल जो अब हमारे सामने डेवलप हो रही है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अपेरेंटली देखने में मुत्तहिदा अरब अमारात हों, सऊदी अरब हों, बहरीन है, कतर है, इन तमाम की जो है वो भाईचारा, इनकी दोस्ती, उसके ऊपर मिसालें भी दी जाती हैं। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC है, इनको ये लीड करते हैं और तमाम फ़ैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर जो सरदारी की जंग है, जो हुक्मरानी की जंग है, जो अजारादारी की जंग है वो जारी है। और मोहम्मद बिन सलमान लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एतबार से देखा जाए तो शायद जो सऊदी रॉयल फैमिली है, जो इससे पहले जब आप उठाकर इस फैमिली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं विच फॉल्स समवेयर बिटवीन 80 to 95, तो मोहम्मद बिन सलमान जो अपनी 30s में है इस वक्त, वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कम से कम 50 साल सऊदी अरब का हुक्मरान रहूँगा। तो 50 साल जिसने हुक्मरान रहना हो तो फिर उसके अज़ाइम भी उसी किस्म के होते हैं। जो विजन 2030 है वो यकीनन सऊदी अरब को इस खित्ते में, जो सऊदी अरब है वो अरब वर्ल्ड का हुक्मरान के तौर पर और लीडर के तौर पर सामने आएगा। और उसके लिए जो विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान ने क्राफ्ट किया, जिसमें द लाइन जो इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है, नियोम, एक ऐसा शहर जो बहीरे अहमर के किनारे एक लाइन में जो है वो तामीर किया जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इसका बजट है। ये सऊदी अरब को वो हुक्मरानी दे देगा जो एक बहुत ही महदूद खित्ता होते हुए UAE के पास है। अब UAE जो है उसको अरब वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। UAE एक छोटा सा मुल्क है रकबे के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद वो इतना पावरफुल कैसे है? दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मुत्तहिदा अरब अमारात में है। इसको सबसे ल्यूक्रेटिव इस रीजन की रियल स्टेट जो है कहा जा सकता है। एक बड़ा ट्रांजिट स्टेशन है। पूरी दुनिया की जो फ़्लाइट्स हैं ईस्ट और वेस्ट के दरमियान कनेक्टिविटी, उसकी जो मेजॉरिटी है वो राउट होती है UAE के रास्ते। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक सहरा होते हुए भी एक इतनी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बन गया? और वो है उनकी पॉलिसीज़ कि किस तरीके से उन्होंने वो बहुत सारी मामलात जो दीगर अरब ममालिक में अलाउड नहीं होते वो किए गए। और फिर एक बड़ी टैक्स छूट जो है वो दी गई बहुत सारी कंपनीज़ को वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज नहीं हैं कि आपसे पूछा जाए, आपके पैसे का सोर्स जो है उस तरीके से पूछा जाए। यही वजह है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारे लोग ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ इस किस्म की तफसीलात सामने रखते हैं कि पाकिस्तान से वो 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ गुज़श्ता चंद सालों में UAE में ख़रीदी गई हैं। और इसी तरीके से 8000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने कंपनीज़ अपनी बनाई हैं दुबई में गुज़श्ता 2 सालों में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बिज़नेस जो है वो या कितना फ़्लाइट ऑफ कैपिटल सिर्फ पाकिस्तान से ही मुत्तहिदा अरब अमारात हुआ है। तो अब उस तमाम मामले को बहुत सारे स्टेप्स के ज़रिए काउंटर करते हुए मोहम्मद बिन सलमान नज़र आते हैं, जहाँ पर वो 50 साल तक कंपनीज़ को टैक्स की छूट के जो अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं या रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे UAE
यूएई से, या दीगर, नाम यूएई का नहीं है लेकिन वो अगर अपने जो रीजनल ऑफिसेज हैं या हेड ऑफिसेज हैं वो सऊदी अरब लेकर आते हैं तो उनको अगले 30 साल से 50 साल तक जो टैक्स है उसमें छूट मिलेगी। यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स को, ऐसी कंपनीज को जो आएँ और सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसको शिफ्ट किया जाए तेल से। जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का सऊदी अरब, वो अब उसको उठाकर टूरिज्म की तरफ, वो उसको बिजनेस की तरफ, वो उसको ट्रेड की तरफ, वो उसको जो है वो दीगर शोबों में एक्सपैंड करना चाहते हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज से कुछ अर्सा पहले तक अलाउड नहीं थी, ख़वातीन का ड्राइव करना हो या म्यूज़िक हो या कॉन्सर्ट्स हो, या जो रिसेंटली लाइसेंसेस दिए गए हैं वहाँ पर बार्स के या शराब खानों के, वो सऊदी अरब की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। और ये सब कहा जाता है कि उसी विजन का हिस्सा है कि जिसमें सऊदी अरब की इकोनॉमी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बनाना है मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन ये काम अचीव नहीं हो सकता। सऊदी अरब जो है वो जजीरा नुमा है, जजीरा नहीं है बाकायदा, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसकी अपनी जो है वो एक कह सकते हैं कि आप बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक जानिब है आबनाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ की दूसरी तरफ है ईरान, इस तरफ यूएई, बहरीन और ये ममालिक मौजूद हैं, ओमान मौजूद है। और वो चोक पॉइंट है, यानी वो आबी रास्ता जो सऊदी अरब को इस जानिब से इंडियन ओशन की तरफ लेकर जाता है, उस पर ये फोर्सेस बैठी हैं और उसको आप एक चोक पॉइंट भी कह सकते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपिंग कनेक्टिविटी की चोक पॉइंट्स हैं उसमें आबनाए हुर्मुज़ है, सुएज़ कैनाल है, पनामा कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ जो अदन है, बाबुल मंदब है, इस जानिब जो रास्ता है, इन तमाम को जो है वो सबसे अहम स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट्स कहा जा सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली सऊदी अरब वो मुल्क है जिसके दोनों जानिब ऐसी जगहें मौजूद हैं। दूसरी तरफ जब आप आते हैं तो वहाँ पर बहीरे जो अहमर है, जो रेड सी है, जो स्विस कैनाल से एक जानिब मेडिटेरेनियन एंड देन इनटू द अटलांटिक ओशन चला जाता है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन की तरफ रास्ता आता है। ये तो दोनों जानिब यूएई ने गुज़श्ता कुछ अरसे में अपना असर व रसूख बढ़ाया है। अब यमन एक जानिब है, यमन की दूसरी जानिब आप देखें तो वहाँ पर अभी हालिया दिनों में सोमाली लैंड नामी जो मुल्क 1991 में जिसने सोमालिया से आज़ादी डिक्लेयर की थी, उसको इजराइल ने रिकग्नाइज़ कर लिया है। यूएई उसके ऊपर खामोश है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ की मिलिट्री बेस हो, वहाँ का फौजी फ़िज़ाई अड्डा हो या फिर वहाँ की बंदरगाह हो, उसको बनाने में यूएई ने बहुत बड़ी फंडिंग की है। इसी तरीके से यमन के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प जजीरा है, सोकोत्रा आइलैंड उसको कहा जाता है, और दुनिया के यूनिक तरीन आइलैंड्स में से एक है। इसके ऊपर माजी में चंद साल पहले, 3-4 साल पहले मैंने एक वीडियो भी की थी। वहाँ पर भी यूएई और इजराइल का कंट्रोल मौजूद है, और यहाँ पर सोमालीलैंड को अगरचे रिकग्नाइज नहीं किया, पूरी दुनिया से उसकी कंडमनेशन भी आ रही है कि इजराइल ने उनको क्यों रिकग्नाइज किया, लेकिन यूएई का वहाँ पर बड़ा इंग्रेस है। उसके बाद जिबूती है, जिबूती के साथ आप देखें कि जो इरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, जिसको रास्ता नहीं मिलता, ये तमाम जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहा जाता है, यहाँ पर मसाइल मौजूद हैं। तो इस तरफ भी यूएई का इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तरफ एसटीसी के ज़रिए, साउथ ट्रांजिशन काउंसिल के ज़रिए यूएई अपना होल्ड बना रहा है यमन में। और अगर ये शोरिश जारी रहती है कि कहीं पर हौसीज़ का कंट्रोल रहे और सऊदी अरब का मुकम्मल कंट्रोल ना हो, और दूसरी जानिब अगरचे जिबूती वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कुव्वतें एक ही लैंड के ऊपर को एग्जिस्ट करती हैं, बकाए बाहमी से रहती हैं, और वहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं, लेकिन जिबूती के लेफ़्ट राइट देखें तो अब टेंशन्स बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। बाबुल मंदब वो समझें कि रास्ता है जो बहिरा अहमर से इंडियन ओशन की तरफ गल्फ ऑफ अदन के रास्ते खुलता है, और दूसरी तरफ यही वो रास्ता है जो स्विस कैनाल के ज़रिए ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। और दुनिया की 10 से 12% ग्लोबल ट्रेड वो इस आबी गुजरगाह से होती है। और अगर ये रास्ता
बंद हो जाए या इस पर शोरिश हो या यहाँ पर हमले हो रहे हों, तो उस सूरत में सऊदी अरब का विजन 2030, मोहम्मद बिन सलमान का नियोम शहर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे विल गो डाउन द ड्रेन, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो सऊदी अरब अपने मिलिट्री मसल को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उसने अलायंस बनाई है, अमेरिका के साथ उसकी एक बड़ी हैवी किस्म की इंटरडिपेंडेंस है। बहुत सारे मामलात में सऊदी अरब उनको सपोर्ट करता है और जवाब में सऊदी अरब के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगरचे आज एक सवाल मौजूद है कि क्या वो पाकिस्तान है या अमेरिका। तो ये जो शहजादों की लड़ाई है, ये इजारादारी की जंग है अरब दुनिया की हुक्मरानी की, अब ये पीक पर जाती हुई नज़र आ रही है और इसमें एक नया मोड़ इस मुआहदे का जो यूएई और इंडिया के दरमियान हुआ है, द वे इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड, उससे यही तासुर मिलता है कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिसने इस खित्ते की, रीजन की डायनामिक्स का रुख जो है वो बड़ी हद तक तब्दील करना है। अब ये वो तमाम मामलात हैं जो पाकिस्तान को भी वन वे और द अदर इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस मामले पर गुफ्तगू का यकीनन सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आलमी मंजरनामे पर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो ग्रीनलैंड का मामला है और फिर जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे को क्या कुछ कह रहा है और फिर अब पाकिस्तान का जो इस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर बात करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।